हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और जीआईजीएल की हमारी ये क्लास है और जीआईजीएल की क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 कौन सा? जूरी प्रूडेंस। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? जूरी प्रूडेंस, जिसमें हमने बाद में लास्ट की क्लास में जो हमने बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। मीनिंग ऑफ लॉ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लॉ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लॉ हैज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ लॉ हैज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि भाई रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या होता है, रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या होता है। एंड लास्ट हमने बात की थी स्कूल्स ऑफ लॉ के बारे में। हमने क्या बात की थी? स्कूल्स ऑफ लॉ के बारे में, स्कूल्स ऑफ लॉ, जिसमें हमने फर्स्ट स्कूल्स ऑफ लॉ की बात की थी, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में हमने बात की थी। आज हम सेकंड वाला स्कूल की बात करेंगे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। इसके बारे में हम बात करेंगे। एनालिटिकल स्कूल ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, इसके बारे में हम बात करेंगे। द मेजर पार्ट ऑफ दिस स्कूल वाज इंग्लिश जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये स्कूल ऑफ लॉ था तो इसका जो मेजर एक्सपोनेंट था वो एक इंग्लिश जूरिस्ट था। किसने ये लॉ बनाया था? कौन इसका मेजर एक्सपोनेंट था? वो एक इंग्लिश जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन थे। ही परसीव, उन्होंने पैदा किया, एंड कंसीडर्ड लॉ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म नॉट व्हाट इट शुड बी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ को प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कंसीडर करना चाहिए। उन्होंने बोला पहले तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को जो एक्सपोनेंट थे इसके, वो कौन थे? इसके एक्सपोनेंट कौन थे? इसके एक्सपोनेंट थे जॉन ऑस्टिन। कौन थे? जॉन ऑस्टिन। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया? कि जो लॉ है वो प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए। ही परसीव्ड, he perceived and considered, he perceived and considered law in its present form। उन्होंने लॉ को परसीव और कंसीडर किया उसकी प्रेजेंट फॉर्म में, एंड नॉट व्हाट इट शुड बी। और ये नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, लॉ इसके बारे में नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, जो है अभी प्रेजेंट उस फॉर्म में उन्होंने क्या किया? कंसीडर किया। The school of jurisprudence is also known as positivistic school of law। इसको positivistic theory of law भी कहा जाता है। इस स्कूल ऑफ लॉ को positivistic theory of law भी कहा जाता है, या positivistic school of law भी कहा जाता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द जॉन ऑस्टिन, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ। अभी जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं? हमने बात की थी लास्ट वीक। जॉन ऑस्टिन ने बोला कि जो अकॉर्डिंग टू द जॉन ऑस्टिन, लॉ जो है, लॉ इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय मैन हैज पॉलिटिकली सुपीरियर। उन्होंने बोला है कि जो रूल बनाए जाते हैं वो उस मैन के द्वारा बनाए जाते हैं जो क्या है? पॉलिटिकली सुपीरियर है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पीएम, प्रेसिडेंट, दे आर पॉलिटिकली क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं। पार्लियामेंट वगैरह दे आर पॉलिटिकली सुपीरियर है। तो लॉ जो है वो बनाते हैं। तो जो भी लॉ है वो सेट ऑफ रूल है जिसको बनाया जाता है किसी पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन के द्वारा। इन अदर वर्ड, लॉ इज कमांड ऑफ सुवरीन।
लॉ इज अ कमांड ऑफ सुप्रीम। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो लॉ है वो सेट ऑफ रूल्स है जिसको बनाया जाता है किसके द्वारा, किसी पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन के द्वारा। लॉ जो है इन अदर वर्ड इज अ कमांड ऑफ सुवरीन है। क्या है? कमांड ऑफ सुवरीन है। क्लियर है? इट oblige a certain course of conduct and impose duty and is backed by sanction। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर काफी सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और लॉ किसी के ऊपर ड्यूटी लगाता है कि आपके ड्यूटीज क्या होंगी, और बाद में बैक बाय और सैंक्शन कि आपको किन किन चीजों के लिए परमिशन लेनी है। वो सारा क्या है? एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ लॉ में जॉन ऑस्टिन ने जो ये थ्योरी दी है कि भाई जो लॉ को कंसीडर करना चाहिए वो प्रेजेंट फॉर्म में उन्होंने कंसीडर किया है, नॉट व्हाट टू बी, व्हाट इट शुड बी। इसको पॉजिटिविटी स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। और एज पर दी जॉन ऑस्टिन, लॉ जो है एग्रीगेट ऑफ रूल्स है जिसको सेट किया जाता है किसी पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन के द्वारा, जिसको सेट किया जाता है किसी पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन के द्वारा। क्लियर है? समझ आ गई? उसके बाद हम बात करते हैं अब अलग अलग क्या है। अब इसमें आगे बात करते हैं द कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि जो लॉ है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला कमांड, कमांड, दूसरा ड्यूटी, तीसरा सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब यहां पे क्या है? परमिशन, परमिशन। दूसरा क्या है? ड्यूटी। तीसरा क्या है? कमांड, किसी को डायरेक्शन देना, क्या करना है, क्या करने के लिए आपकी क्या क्या ड्यूटी, कुछ करने के लिए आपकी ड्यूटी क्या क्या है, और क्या करने के लिए आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारा मिलके जो बनता है वो लॉ बनता है। समझ आ गई? क्लियर है? एक आता है हमारे पास ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म क्या होते हैं? इट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड नोन एज सुपीरियर लॉ। एवरी अदर लॉ हैज टू एडर दिस लॉ। ग्रैंड नॉर्म क्या कहता है कि ग्रैंड नॉर्म जो होता है, क्या होता है ग्रैंड नॉर्म? ये एक सुपीरियर लॉ होता है। दूसरे लॉ को क्या करना पड़ता है, इस दूसरे जितने भी लॉ होते हैं उन सभी को इस लॉ को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है, आधार करना पड़ता है। अब आता है सुपीरियर लॉ। इट इज दूज लॉ विच गवर्न द सुबॉर्डिनेट लॉ। सुपीरियर लॉ क्या होते हैं? सुपीरियर लॉ, it is no, it is those no which govern the subordinate law। सुपीरियर नॉर्म क्या होते हैं? ये वो लॉ होते हैं जो गवर्न करते हैं किसी दूसरे सुबॉर्डिनेट लॉ को। दे आर इंफीरियर टू सुप्रीम लॉ बट सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। एक होता है ग्रैंड नॉर्म, एक होता है सुपीरियर नॉर्म, एक होता है सुबॉर्डिनेट नॉर्म। ये सबसे सुपीरियर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, जो बाकी सारे लॉ से ऊपर होता है। एक होता है सुपीरियर, ये होता है सुप्रीम लॉ। फिर होता है सुपीरियर लॉ। सुपीरियर लॉ क्या होता है? ये सुप्रीम लॉ जो होता है हमारा सबसे ऊपर वाला लॉ होता है, जो ग्रैंड नॉर्म लॉ होता है उससे सुबॉर्डिनेट होता है, बट बाकी जो उनसे सुबॉर्डिनेट नॉर्म होते हैं उनसे सुपीरियर होता है। सुबॉर्डिनेट नॉर्म क्या होता है? लॉ विच आर डिराइव्ड और मेड टू असिस्ट द सुपीरियर लॉ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे लॉ जो सुपीरियर नॉर्म को, इसको, ये सबसे बड़ा होता है, इसकी पोजीशन फर्स्ट होती है, इसकी पोजीशन सेकंड होती है, इसकी पोजीशन थर्ड होती है। कुछ ऐसे नॉर्म होते हैं जो सुपीरियर नॉर्म को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। दीज नॉर्म डिराइव देयर जुडिक्शन फ्रॉम सुपीरियर नॉर्म। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने हमने पॉजिटिविस्टिक थ्योरी कर ली, एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ लॉ कर लिया। अब हमारे सामने आता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ।
द प्रोपाउंडर ऑफ दिस लॉ, मतलब जो जिन्होंने ये लॉ बनाया, प्रोपाउंडर का मतलब होता है कि भाई जो जिन्होंने ये लॉ बनाया, जब फाउंडर, प्रोपाउंडर कह लो या फाउंडर कह लो, मतलब जिन्होंने ये लॉ बनाया था, बिलीव दैट origin, formation, development of law is the outcome of historical or evolutionary forces। मतलब हैज पर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं कि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी लॉ के बनने, ये कहना चाह रहा है किसी भी लॉ के पैदा होने, उसके बनाने और उसमें चेंज करने, उसमें चेंज करने का मेन रीजन हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में क्या हुआ जिसकी वजह से, कोई ऐसा हिस्ट्री में चीज हुई जिसकी वजह से लॉ बना, लॉ के अंदर चेंज हुआ, तो हिस्ट्री, जो हिस्ट्री होती है या इवोल्यूशनरी फोर्सेस होती है कि भाई कोई क्रांति आई है ना, तो उसकी वजह से लॉ के अंदर चेंज हो गया। तो लॉ के ओरिजिन में, लॉ की फॉर्मेशन में, लॉ की डेवलपमेंट में किसका बड़ा हाथ होता है? हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्लियर है, समझ आ गई? लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ कस्टम, ऑनगोइंग कन्वेंशन, सोशल हैबिट, ट्रेडिशन। ये कहना चाह रहा है जो लॉ बना है, लॉ का जो ओरिजिन है, लॉ ओरिजिनेट, लॉ कहाँ से पैदा हुआ, लॉ पैदा हुआ, लॉ कहाँ से बना, कानून कहाँ से बना, कानून जो बना है वो बना है फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ कस्टम। जो लोगों के रीति रिवाज थे, जो लोगों की आदत थी, जो लोगों के ट्रेडिशन थे, जो वो कल्चर फॉलो करते थे, वहां से क्या बना, लॉ बना। तो हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ है लॉ के ओरिजिन में, फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। आगे हमारे पास आता है वॉन स्वेंगरी इस थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी समराइज एज फॉलो। जो वॉन सेवेंगे, वॉन सेवेंगे इस थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ, वॉन स्वेंगे की थ्योरी ऑफ लॉ जिसको समराइज किया गया है, जिसने ये जो वॉन स्वेंगे की थ्योरी ऑफ लॉ है वो क्या कहती है? लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। जो लॉ है वो क्या है? एक अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ है। देयरफॉर लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। Law is a universal in not law is not universal in nature like language. It vary with people and age. Law ये नहीं है कि भाई law फैक्ट है, नहीं। लॉ लोगों की एज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता रहता है। कस्टम नॉट ओनली प्रीसीड legislation but it is superior to it. Law should always conform to the popular consciousness। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कस्टम जो है वो लॉ से पहले नहीं आते, वो लॉ से सुपीरियर है। भाई लॉ जब बनाया जाता है वो कस्टम को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। लॉ हैज इट इज सोर्स इन द कॉमन conscience of people. Legislation is the last stage of law making and therefore the lawyer or the jurist is more important than the legislator। ये कहना चाह रहा है कि जो लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ को बनाने की प्रोसेस का सबसे अंतिम चरण, जिसके अंदर लॉयर्स का, जूरिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये वॉन स्विंगरे की थ्योरी बोलती है। समझ आ गई? अब आता है हमारे सामने फिलोसफिकल एथिकल स्कूल ऑफ लॉ। अब हमारे सामने आता है फिलोसफिकल एथिकल स्कूल ऑफ लॉ। इसके बारे में बात करते हैं।
philosophical ethical school of law. philosophical ethical school of law, इसके बारे में बात करते हैं. The exponent of this school believe that law and ethic value are so correlated. मतलब जो एक्सपोनेंट थे जिन्होंने इस लॉ को बनाया था, है ना, जो एक्सपोनेंट थे जिन्होंने इस स्कूल ऑफ लॉ को, जो फिलोसफिकल एथिकल स्कूल ऑफ लॉ है, जिन्होंने ये बनाया था, उनका मानना था कि जो लॉ है और जो क्या है, एथिक है, एथिकल वैल्यू है, जो लॉ है और जो एथिकल वैल्यू है, वो आपस में क्या है, वो आपस में कोरिलेटेड है, वो आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी है. लॉ और एथिकल वैल्यू एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है. लॉ इन ऑर्डर टू कमांड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी मस्ट हैव एलिमेंट ऑफ एथिकल वैल्यू. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लॉ है, इन ऑर्डर टू कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ एथिकल वैल्यू. भाई अगर आपको सोसाइटी के अंदर, अगर लॉ कमांड कर रहा है कि भाई सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वहां पर जो ये रिस्पेक्ट है वो किसका एलिमेंट है, एथिकल वैल्यू का एलिमेंट है. एंड एथिकल पर्पस, it considered law has a mean to achieve its end by which individual will is to harmonize with the general will. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर लॉ के ऑब्जेक्ट को, भाई लॉ को अगर अपने पर्पस को पूरा करना है तो एक इंडिविजुअल की इच्छा को, यहाँ पे विल का मतलब होता है इच्छा, किसी एक आदमी की इच्छा को जोड़ा जाएगा जर्नल विल के साथ, हार्मोनाइज किया जाएगा सबकी इच्छाओं के साथ. समझ आ गई, क्लियर है. अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो गोर्चियस state that the rule of human conduct emerge from the right reason. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ह्यूमन कंडक्ट का जो रूल है वो एमर्ज कहाँ से हुआ है, किसी राइट रीजन के से हुआ है. देयरफॉर दे रिसीव पब्लिक सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी. मतलब बेसिकली मैं फिलोसफिकल एथिकल स्कूल की अगर मैं बात करूँ, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो लॉ है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है किससे, एथिकल वैल्यू से. अगर कोई भी लॉ कमांड कर रहा है रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट जो है वो किसी सोशल पर्पस का या सोशल वैल्यू का क्या होता है, पार्ट होता है. समझ आ गई. तो ये क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच होकर यहाँ पर चलती है. समझ आ गई, क्लियर है. तो आप यहाँ तक इसको पढ़ो, ये वाला पढ़ो बस, ये वाला पार्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन. क्लियर है, आगे बात करते हैं. ये वाला काट दो. अब हमारे सामने आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ. सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ. सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ ये भी एक थ्योरी है. ये क्या कहती है, दिस स्कूल फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन नन अनदर. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये स्कूल ऑफ लॉ है ये फोकस करता है किस पे, इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन नन अनदर. The school treat law as a social phenomenon. It is synthesis of philosophy, psychology, history, social science, etc. with law. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ है, कि भाई इस, अगर मैं बात करूँ एज पर दिस स्कूल ऑफ लॉ, ये कहना चाह रहा है कि ये जो थ्योरी है, जो ये स्कूल है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है इफेक्ट ऑफ लॉ पे, इफेक्ट ऑफ लॉ पे. और ये बात करता है इफेक्ट ऑफ सोसाइटी पे ऑन नन अनदर, ऑन नन अनदर.
ये सिर्फ किस पे करता है, ये सिर्फ फोकस करता है इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, लॉ का क्या इफेक्ट रहेगा और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट रहेगा। द स्कूल ट्रीट सो लॉ हैज अ सोशल फिनोमिना, लॉ जो है एक सोशल विचारधारा है, समझ आ गई। इन्होंने बोला कि भाई लॉ जो है एक सामाजिक विचारधारा है, इट इज सिंथेसिस ऑफ फिलोसफी, इसके अंदर क्या है, इस जो लॉ बना है वो फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, इन सब से क्या बना है, इनको साइंथेसिस करके, इनको जोड़ के लॉ बना है। ड्यूगुट डिफाइन लॉ एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली सोशल फैक्ट, जो एक जूरिस्ट थे ड्यूगिट, इन्होंने बोला कि भाई जो लॉ है वो एक सोशल फैक्ट है, समझ आ गई। हेयरिंग डिफाइन लॉ the form of guarantee of the condition of life of society assured by state is power of constant, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो लॉ है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से गारंटी है। गारंटी किस चीज की, भाई सामाजिक जो कंडीशन ऑफ लाइफ है सोसाइटी की, उसको एश्योर्ड करने के लिए जो स्टेट की पावर ने गारंटी दी है वो लो है, समझ आ गई। तो ये क्या है, एक सामाजिक फिनोमिना है, एक सामाजिक विचारधारा है, जो कि किससे मिलके बनी है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफी और हिस्ट्री और सोशल साइंस से मिलके बना है। ये एक सोशल फैक्ट है और इट डिफाइन द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी, मतलब herein define law as the form of guarantee of condition of life of society assured by the state of power। तो ये मतलब अलग अलग सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, समझ आ गई, क्लियर है। तो ये सोशल स्कूल ऑफ लॉ है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, अब आता है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। ये सारी थ्योरी आपको बड़े ध्यान से करनी है, पेपर में इनमें से एक तो पक्का पक्का आएगी। अब आता है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, ये क्या है। रियलिस्टिक डिफाइन लॉ इन टर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। होल्मस ने एक डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू होल्मस, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल brought to bear upon through court. According to the Cardozo, a principle or rule of conduct established justify a prediction with reasonable certainty that it will be enforced by court if there is authority is challenged is a principle of rule। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रियलिस्टिक आज की जो मॉडर्न थ्योरी है, जो रियल में है वो क्या है, इसमें होल्मस ने क्या बोला है, होल्मस कहते हैं, होल्मस ने क्या बोला है इसमें, होल्मस ने बोला है जो लॉ है, लॉ इज अ स्टेटमेंट, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द circumstances in which public force, in which public force will be brought to bear, will be brought to bear upon through court, through courts। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉ जो है एक किसी सरगमस्टांसिस का ही स्टेटमेंट होती है, कोई सरगमस्टांसिस, कोई सिचुएशन आई उसकी स्टेटमेंट होती है, जिसमें पब्लिक को बोला जाता है कि आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी, और ये किसके थ्रू का आयत बनती है, कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफाई हो गया, तो मीट मीन्स वो लॉ बन गया है, जो एक पब्लिक फोर्स को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फोर्स के ऊपर जिसको क्या किया जाता है, थोपा जाता है, एप्लीकेबल करवाया जाता है कोर्ट के थ्रू, ताकि उसको फॉलो किया जाए। कार्डोजो क्या कहते हैं, कार्डोजो, कार्डोजो कहते हैं कि जो कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी रूल ऑफ कंडक्ट जिसको इस्टेब्लिश किया गया है
with reasonable certainty that it will be enforced by court if it is authority is challenged, जिसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा। मतलब कार्डोजो क्या कहते हैं, लॉ एक प्रिंसिपल है या रूल ऑफ कंडक्ट है जिसको एक रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ इस्टेब्लिश किया जाता है। समझ आ गई? जिसको एनफोर्स करवाया जाता है, करवाया जाएगा लॉ के द्वारा। अगर इसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करेगा तो लॉ के द्वारा उसको एनफोर्स करवाया जाएगा। तो ये इसके अंदर कोर्ट का मेन रूल है कि आज के टाइम पे जितने भी लोग एनफोर्स करवाए जाते हैं, किसके द्वारा करवाया जाता है कि भाई अगर आपने कोई कानून का पालन नहीं की तो आपके अगेंस्ट केस होगा, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ आ गई? तो ये सारी चीजें बड़ी ध्यान से रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली बनती हैं। टू समराइज, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ एंड डेफिनेशन टू बिकम यूनिवर्सल वन मस्ट। मतलब इसके अंदर क्या क्या इसके फीचर हैं। लॉ प्रिसपोज अ स्टेट, स्टेट मेक और ऑथोराइज टू मेक और रिकॉग्नाइज और सैंक्शन रूल विच आर कॉल्ड लॉ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लॉ है उसको प्रिसपोज कौन करता है? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज है, गवर्नमेंट बनाती है रूल्स जिसको लॉ कहा जाता है। फॉर द रूल टू बी इफेक्टिव देयर आर सैंक्शन बिहाइंड दैम। रूल को इफेक्टिव करने के लिए उसके पीछे क्या होती है? सैंक्शन होती है। उसके पीछे क्या होती है? सैंक्शन होती है। और उसके बाद ये क्या है? दीज रूल आर मेड टू सर्व सम पर्पस। और जो भी रूल, जो भी लॉ बनाया जाता है उसका क्या होता है? एक पर्पस होता है। उसको बनाने का क्या होता है? एक पर्पस होता है। तो ये हमारी थ्योरी थी। हमने जो लास्ट क्लास में बात की वो थी नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। फिर हमने एनालिटिकल, जिसको पॉजिटिविस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, वो पढ़ी। फिर हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा। फिर हमने बात की सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। और उसके बाद रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ हमने, और एक फिलोसफिकल थ्योरी हमने बात की। तो ये चारों पांचों थ्योरी आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, एग्जाम में इनमें से एक थ्योरी पक्का आएगी। तो अभी के लिए इसमें ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ लॉ, जिसको सोर्सेज के बेसिस पे कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं, बड़े ध्यान से उसको पढ़ेंगे। बड़ा टेक्निकल चैप्टर है, बड़े ध्यान से इसे पढ़े थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट आपको रिमाइंड हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके द्वारा मिलेंगे।